नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सावन के तीसरे सोमवार यानी आज के मौके पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बहुत से लोग कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाकर बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस बार कोविड के चलते कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है, इसलिए पिछले साल जितनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग दर्शन के लिए और बाबा को जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश की इजाज़त नहीं है, जहाँ की दर्शन हो रहा है। हालांकि लोग कोरोना नियमों का पालन करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है, इसलिए लोगों से निवेदन है कि दर्शन करने के लिए नियमों का पालन करें, क्योंकि भुगतना हमको ही पड़ना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में साप्ताहिक बाजार सोमवार यानी आज से फिर खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों की आजीविका के बारे में चिंतित है और इसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को शाम इसका ऐलान करते हुए ट्वीट किया, सोमवार से साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं। ये गरीब लोग हैं, सरकार उनकी रोजी रोटी को लेकर काफ़ी चिंतित है। हालांकि सभी का स्वास्थ्य और जीवन भी महत्वपूर्ण है। मैं सभी से उन बाजारों के खुलने के बाद कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने का आग्रह करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की घोषणा से स्ट्रीट वेंडर्स को राहत मिलेगी। उन्होंने मांग की थी कि साप्ताहिक बाजारों को भी फिर से खोलने की अनुमति दी जाए। दैनिक और साप्ताहिक बाजार ही स्ट्रीट वेंडर्स की कमाई का एकमात्र जरिया है, जो कोविड काल में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिल्ली में करीब 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, लेकिन इनमें से केवल 1.25 लाख ही लाइसेंस होल्डर हैं। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार राज्यों को देने के लिए जरूरी बदलाव करने के संकेत दिए हैं। इसके लिए संसद के मानसून सत्र में आज संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। पिछले सप्ताह केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। इससे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का रास्ता साफ हो सकता है, साथ ही अन्य राज्यों में भी आरक्षण को लेकर जारी दुविधाएं खत्म हो सकती है। हालांकि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच इस संविधान संशोधन बिल को पारित कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। दरअसल इस साल 5 मई को मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ओबीसी सूची बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस पर पुनर्विचार को कहा था, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। पेगासस जासूसी कांड, महंगाई, किसान आंदोलन जैसे मुद्दे पर कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक में टीम के शानदार प्रदर्शन में अहम योगदान देने वाले हरिद्वार जिले के रोशनाबाद गांव की निवासी वंदना के लिए उत्तराखंड सरकार 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की पहले ही घोषणा कर चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने यहां 22 महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार एवं 22 अन्य को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार देने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान वंदना को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के केस में मामूली कमी आई है। रविवार को 36,028 नए मरीज मिले, 39,800 ठीक भी हुए और 447 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। ये लगातार तीसरा दिन था जब नए मरीजों से ज़्यादा ठीक हुए हैं। इससे पहले 6 अगस्त को 38,705 मरीज मिले और 40,000 ठीक हुए। 7 अगस्त को 39,068 केस आए और 43,935 रिकवर हुए। यह भी राहत की बात है कि नए मरीजों का आंकड़ा बीते 14 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 26 जुलाई को 30,820 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। केरल में भी केस कुछ कम हुए हैं। यहाँ रविवार को 18,607 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव और 20,100 ठीक हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत के लिए गौरव की बात है। इसी के साथ ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे।
वर्चुअल हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्री सुरक्षा पर एक ओपन डिस्कशन की अध्यक्षता करेंगे। यूनाइटेड नेशन में भारत के पूर्व राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि 75 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएनएससी मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। 1 अगस्त को ही भारत के पास यूएनएससी की अध्यक्षता ये है। पूरे अगस्त महीने तक भारत यूएनएससी का अध्यक्ष रहेगा, यानी पूरे 1 महीने तक। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देकर दूसरे देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना है। दरअसल 20वीं सदी के शुरुआती 5 दशकों में ही दुनिया ने 2 विश्व युद्ध की भीषण त्रासदी देखी थी। इस वजह से कई देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। पूरी दुनिया में अशांति का माहौल था। एक ऐसी संस्था की मांग उठने लगी थी जो देशों के बीच शांति और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम करे। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। गठन के समय सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिन्हें स्थायी और अस्थायी सदस्यता दी गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। स्थायी सदस्य इसका इस्तेमाल कर किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकते हैं। इनके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन अस्थायी सदस्यों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। अफ्रीका और एशियाई देशों से 5, पूर्वी यूरोपीय देशों से 1, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों से 2 और पश्चिम यूरोपीय और अन्य 2 देशों का चयन किया जाता है। अस्थायी सदस्य बनने के लिए वोटिंग होती है। किसी देश को तभी सदस्य बनाया जाता है जब यूएन के 2/3 देश उस देश के पक्ष में वोटिंग करते हैं। भारत इस साल जनवरी में ही यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। पिछले साल जून में हुई वोटिंग में भारत को 192 देशों में से 184 वोट मिले थे। भारत 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। हर साल 5 नए सदस्यों के लिए चुनाव होता है। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। सबसे ज़्यादा वोट उसे 2011 में मिले थे, तब 187 वोटों के आधार पर उसे चुना गया था। टीवी सीरियल प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का रोल निभाने वाले कलाकार अनुपम शाम का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों के फैल हो जाने के कारण शनिवार को उनका अस्पताल में निधन हो गया। अनुपम शाम लंबे समय से बीमारी के साथ आर्थिक तंगी भी झेल रहे थे। पिछले साल जब किडनी की समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती हुए थे तो उनके भाई अनुराग शाम ने आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई थी। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक मदद मुहैया कराई थी। शाम को टीवी सीरियल मन की आवाज प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह की भूमिका से काफी शोहरत मिली थी। वो स्लमडॉग मिलियनेयर, बैंडिट क्वीन, दिल से, लगान, हजारों ख्वाहिश ऐसी नाम की फिल्मों में भी काम किया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।